नमस्कार साथियों, आरएस नर्सिंग कैरियर पॉइंट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके सामने यूपीपीएससी का जो पेपर लगा है 3 अक्टूबर 2021 को, इसका आंसर की आप लोगों के सामने ला रहे हैं। इसमें सभी क्वेश्चंस को कवर किया जाएगा, वो चाहे नर्सिंग से रिलेटेड हो या नॉन नर्सिंग रिलेटेड हो। इसमें सारे क्वेश्चंस का 170 क्वेश्चंस का विश्लेषण किया जाएगा और आपको बताया जाएगा कि इसमें राइट आंसर क्या है। ठीक है, और हम साथ में आपको कट ऑफ भी बताने वाले हैं, अनुमानित कट ऑफ, जिसमें लगभग इतनी अनुमानित कट ऑफ रह सकती है। और अब हम स्टार्ट करते हैं। ये जो पेपर है ये पेपर है सी, पेपर कोड सी, पेपर कोड है इसका सी। जिसका भी पेपर कोड सी है उनका क्वेश्चंस मिल रहे होंगे। 1 नंबर पे पीएम कुसुम योजना उद्योग के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, ये क्वेश्चंस आपको मिल रहा होगा। जिनका कोड दूसरा है, जैसे जिसका कोड ए है, बी है, डी है, उनके लिए ये क्वेश्चंस हो सकता है क्वेश्चन का सीरीज़ चेंज हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन सारे यही रहते हैं कोड में। ये जो पेपर हुआ है यूपीपीएससी का, इसमें क्वेश्चन सारे यही हैं, लेकिन कोड के अकॉर्डिंग इनके सीरियल नंबर चेंज हुए हैं। कोड के अकॉर्डिंग सीरियल नंबर चेंज हुए हैं। अब हम जो सॉल्व करवाने जा रहे हैं, आपको जो सॉल्व करवाने जा रहे हैं वो कोड है सी, उस पेपर का कोड है सी। क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 1 आरएस नर्सिंग कैरियर पॉइंट में मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं। क्वेश्चन नंबर 1 हम स्टार्ट करते हैं। 1 नंबर में है, पीएम कुसुम योजना उद्देश्यों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? कृषि क्षेत्र को गैर डीजल और सिंचाई के विश्वसनीय स्रोत उपलब्ध कराकर किसानों के आय में वृद्धि, डीजल और केरोसिन पर किसानों की निर्भरता को दूर करना और पंप सेटों को सौर ऊर्जा से जोड़ना। भाई ये दोनों ऑप्शन सही है। पीएम कुसुम योजना का उद्देश्य, पीएम कुसुम योजना का उद्देश्य कृषि क्षेत्र को गैर डीजल और सिंचाई में विश्वसनीय स्रोत उपलब्ध कर किसानों की आय में वृद्धि करना भी होता है। साथ में डीजल और केरोसिन पर किसानों की निर्भरता को दूर करना और पंप सेटों को सौर ऊर्जा से जोड़ना भी होता है। तो हम इसमें राइट आंसर करेंगे, राइट आंसर हम करेंगे सी, राइट आंसर हम करेंगे सी। राइट आंसर हमारा जाएगा इसमें सी। टोक्यो ओलंपिक 2020 के निम्नलिखित खेलों में किसमें नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीता? ये तो सभी को पता होगा, लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही भी किया होगा, क्योंकि नीरज चोपड़ा ने जब भाला फेंका था तो लगभग आप सभी ने स्टेटस लगाया था। तो इसका जो राइट आंसर जाएगा, इसका राइट आंसर आपका जाएगा भाला प्रक्षेपण में। भाला प्रक्षेपण में टोक्यो ओलंपिक 2020 के निम्नलिखित खेलों में से किसमें नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीता? तो भैया भाला प्रक्षेपण, भाला फेंकने में, भाला प्रक्षेपण में नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीता। और इंग्लिश में अगर हम देखें तो जेवलिन थ्रो, इंग्लिश में अगर देखें तो जेवलिन थ्रो। निम्नलिखित में से विचार करिए, निम्नलिखित पर विचार करिए कि क्या है ये। इन्होंने बोला है कि ये जो एट्रोजन, ब्यूटाक्लोर, पैराक्वाट, एलाक्लोर, ये क्या है? ये सारे के सारे खरपतवारनाशी है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि ये उपरोक्त में से कौन सा खरपतवारनाशी है। क्वेश्चन में ये पूछा है कि खरपतवारनाशी कौन सा है। खरपतवारनाशी क्या होता है? जो आपके खेतों में जब गेहूं वगैरह बोते हैं तो साथ में जो दूसरी फसल, दूसरे घास फूस उग जाते हैं, वो जो दूसरे घास फूस उग जाते हैं वो खरपतवार होते हैं। उनको मारने के लिए क्या क्या यूज़ में लिया जाता है, वो ही क्या होता है? खरपतवारनाशी। तो एट्रोजन, ब्यूटाक्लोर, पैराक्वाट, एलाक्लोर, ये सारे के सारे खरपतवारनाशी होते हैं। तो हम इसमें राइट आंसर देंगे उपरोक्त सभी। हम इसमें राइट आंसर देंगे क्या? उपरोक्त सभी। अब हम बात करते हैं कि निम्नलिखित, चौथा क्वेश्चन पे, निम्नलिखित घटनाओं को सही कालानुक्रम में नीचे दिए गए कूट में व्यवस्थित कीजिए। नीचे दिए गए कूट में व्यवस्थित कीजिए। तो इसमें गांधी ने इरविन समझौता जब किया था, गांधी इरविन समझौता जब हुआ था वो 1931 में हुआ था। कैबिनेट मिशन 1946 में हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था वो 1919 में हुआ था। और जो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था
1942 में। तो इसको कालानुक्रम के अनुसार पहले 1919, उसके बाद 1931, उसके बाद 1942, उसके बाद 1946। तो आप राइट आंसर देंगे पहले कौन सा, ये, उसके बाद कौन सा, ये 2 नंबर पे, तीसरे नंबर पे भारत छोड़ो आंदोलन और चौथे नंबर पर कैबिनेट मिशन। तो आपका राइट आंसर क्या जाएगा, 3, 3, उसके बाद 1, उसके बाद 4, उसके बाद 2। तो राइट आंसर आपका क्या जाएगा, सी राइट आंसर जाएगा। क्या राइट आंसर जाएगा, सी आपका राइट आंसर जाएगा। अब हम बात करते हैं निम्नलिखित घटनाओं में से निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए, इन्हें सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। भाई इसमें बोला है कि सही कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। भारत की प्रारूप समिति की नियुक्ति कब हुई थी, भारत की प्रारूप समिति की नियुक्ति कोई बता सकता है? अगर आपने सही किया होगा तो प्रारूप समिति की नियुक्ति हुई थी भैया 29 अगस्त 1947 को। प्रारूप समिति की जो नियुक्ति हुई थी 29 अगस्त 1947 में हुई थी। ठीक है। भारतीय संविधान पारित कब हुआ था? पारित पूछा है, लागू नहीं, पारित। पारित हुआ था 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 को भारत संविधान पारित हुआ था और लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 में। 26 जनवरी 1950 में लागू हुआ था। उसके बाद संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर। कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। अब इसमें एक सही कालानुक्रम के अनुसार आप इनको एडजस्ट करिए। 1946 में क्या है? संविधान सभा की पहली बैठक, तो सबसे पहले यही आएगा। तो या तो ये हो सकता है या ये हो सकता है, क्योंकि पहला ऑप्शन ये या ये। उसके बाद हम बात करते तो उसके बाद क्या है? उसके बाद 1947, तो 1947 इसमें भी है, इसमें भी है। उसके बाद हम बात करते तो सेकंड नंबर का ये। उसके बाद आएगा 1949, भारतीय संविधान पारित हुआ 1949 को, और लास्ट में लागू होने की तिथि आएगी 1950 वाली 3। तो इसका मतलब राइट आंसर क्या जाएगा हमारा? राइट आंसर इसमें क्या जाएगा? डी। राइट आंसर जाएगा हमारा डी। ठीक है। अब हम बात करते हैं राज्यों के लिंगानुपात के बारे में। राज्यों के लिंगानुपात के बारे में निम्नलिखित से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है। तो इसका राइट आंसर जाएगा बी। महाराष्ट्र का 900 नहीं होता है। महाराष्ट्र का 900 नहीं, लिंगानुपात 900 नहीं है। महाराष्ट्र का लिंगानुपात 900 नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैथ का है, इसको आप सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपका राइट आंसर जाएगा 36। जब आप मैथ के क्वेश्चंस को इसको सॉल्व करेंगे तो राइट आंसर आपका 36 जाएगा। इसके बाद किम्बरले पठार। किम्बरले पठार की बात करते हैं तो किम्बरले पठार कहाँ भैया? किम्बरले पठार आपका है ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में। राइट आंसर ऑस्ट्रेलिया। अपने अपने आंसर्स मिला लीजिए। नेगेटिव मार्किंग 1/3 नेगेटिव मार्किंग। अगर आपके 3 क्वेश्चन गलत होते हैं तो एक क्वेश्चन आपका सही वाला है वो आपका गलत कर दिया जाएगा। ठीक है। तो अब हम बात करते हैं नेगेटिव मार्किंग 1/3 हुए, आपको बता दी गई हैं। अब हम बात करते हैं कि क्वेश्चन अगले की। अगले क्वेश्चन का है निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? इसमें पूछा है सुमेलित नहीं है। सिरका में एसिटिक एसिड होता है, हड्डी में कैल्शियम होता है, दूध में लैक्टिक एसिड होता है भैया। लैक्टिक एसिड क्या होता है? लैक्टिक एसिड। और इसमें क्या दिया है आंसर? नाइट्रिक एसिड। तो इसमें पूछा भी क्या है? सुमेलित नहीं है पूछा है। तो राइट आंसर क्या जाएगा हमारा? सी। सी राइट आंसर जाएगा। और चौथा ऑप्शन आमाशय रस में HCl तो होता है भैया। आमाशय रस में HCl होता है। तो अब हम इसका राइट आंसर करेंगे क्या? नाइट्रिक एसिड। क्या करेंगे? नाइट्रिक एसिड दूध में नहीं होता है। क्या होता है? लैक्टिक एसिड होता है। क्या होता है?
लैक्टिक एसिड होता है। अब हम बात करते हैं यंग बंगाल आंदोलन के नेता और प्रेरक कौन थे। यंग बंगाल आंदोलन के नेता, यंग बंगाल आंदोलन के नेता बात करते तो हेनरी बिबियन डेरोजियो, हेनरी बिबियन डेरोजियो इसके नेता थे, इसके प्रेरक थे। तो आपका राइट आंसर क्या जाएगा, ए ऑप्शन। क्या जाएगा, ए ऑप्शन जाएगा। निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है, निम्नलिखित युग में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है। मेरठ नवचंदी मेला, भैया कौन सा मेला कहाँ लगता है, उसके अकॉर्डिंग इसमें सही सुमेलित नहीं है पूछा है। कौन सा मेला कहाँ लगता है उसके अकॉर्डिंग सही सुमेलित नहीं है पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर आपका जाएगा गोरखपुर में गोविंद साहब का मेला नहीं लगता है, गोरखपुर में गोविंद साहब का मेला नहीं लगता है। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। उत्तर प्रदेश स्टार्टअप फंड का शुभारंभ कब किया गया था। उत्तर प्रदेश स्टार्टअप फंड 20 मई 2020 को स्टार्ट किया गया था। कब शुभारंभ हुआ था इसका, स्टार्टअप फंड का, उत्तर प्रदेश स्टार्टअप फंड का शुभारंभ 20 मई 2020 को किया था। राइट आंसर जाएगा डी। राइट आंसर कौन सा जाएगा, डी राइट आंसर जाएगा। 20 मई 2020 को, सॉरी 20 मई 2020 को जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। सूची वन को सूची 2 से सुमेलित करना है। सूची वन को सूची 2 से सुमेलित करना है। सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसमें सही उत्तर चयन करना है आपको, इसमें सही उत्तर चयन करना है कि कौन सा नगर कौन से उद्योग से रिलेटेड है, कौन सा नगर कौन से उद्योग से रिलेटेड है पूछा गया भैया। पिट्सबर्ग की बात करें तो, पिट्सबर्ग की बात करें तो ये लौह व इस्पात से रिलेटेड है। जो पिट्सबर्ग शहर है वो लौह व इस्पात के लिए फेमस है। लेनिनग्राद जो शहर है वो किसके लिए फेमस है, लेनिनग्राद शहर जो फेमस है वो पोत निर्माण के लिए फेमस है। किसके लिए, पोत निर्माण के लिए फेमस है, पोत निर्माण के लिए फेमस है। अब हम बात करते हैं हवाना की। हवाना है, जो हवाना शहर है वो आपका किसके लिए फेमस है, सिगार के लिए। किसके लिए, सिगार के लिए फेमस है। और मॉन्चेस्टर है, ये सूती वस्त्र के लिए फेमस है। आप मिला लीजिए कि पिट्सबर्ग ए वाले ऑप्शन में 3 कहाँ है, ए में 3 यहाँ भी है, ए में 3 यहाँ भी है। फिर बी में जाना है 4 नंबर कौन से में है भैया, बी में इसमें 1 है, हमको चाहिए 4। तो राइट आंसर आपका कौन सा जाएगा, सी जाएगा। राइट आंसर आपका कौन सा जाएगा, सी। और भी मिला लेते हैं। हवाना है वो 1 नंबर पे मिल रहा है, जी मिल रहा है। मॉन्चेस्टर 2 नंबर पे मिल रहा है, सूती वस्त्र रिलेटेड है, जी मिल रहा है। आपका राइट आंसर जाएगा सी। आपका राइट आंसर इसमें क्या जाएगा, सी जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है। इसमें सही सुमेलित नहीं है पूछा भैया। सबके सब क्वेश्चन सही सुमेलित नहीं है करके कुछ क्वेश्चन ही है जो सुमेलित करके पूछे हैं, नहीं तो ज़्यादातर क्वेश्चन है वो सही सुमेलित नहीं है करके पूछा है। तो 14वां क्वेश्चन है और 14वां क्वेश्चन का राइट आंसर आपका जाएगा राष्ट्रीय गन्ना संस्थान। जो राष्ट्रीय गन्ना संस्थान है वो कहाँ है, मेरठ में नहीं है भैया। कहाँ, मेरठ में नहीं है, कहाँ है, लखनऊ में है। कहाँ है, लखनऊ में आपका ये राष्ट्रीय गन्ना संस्थान है, लखनऊ में, यहाँ नहीं है। भारतीय घास स्थल एवं चारा अनुसंधान संस्थान झांसी में है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर में है। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है। राष्ट्रीय गन्ना संस्थान की बात करते हैं तो ये लखनऊ में है, मेरठ में नहीं है। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। उज्ज्वला योजना का दूसरा चरण अगस्त 2021 में उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जनपदों में से किसमें शुरू किया गया था। जो उज्ज्वला योजना है उसका दूसरा चरण अगस्त 2021 में यूपी में कौन से जनपद में शुरू किया था, शुरू किया था, महोबा में। कहाँ, महोबा में शुरू किया था। विश्व में अंगूर की खेती, बागवानी, कोष कीट पालन विकसित है। विश्व में अंगूर की खेती, बागवानी, कोष कीट पालन, रेशम उत्पादन, कोष कीट पालन
कोष कीट पालन होता है, इससे रेशम का उत्पादन किया जाता है। कहाँ विकसित है, किस किस क्षेत्रों में विकसित है? इसका जो राइट आंसर जाएगा, इसका राइट आंसर आपका जाएगा भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में। कौन से क्षेत्रों में? भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में। निम्नलिखित पौधों में से किस एक को घर का डॉक्टर कहा जाता है? भैया घर का डॉक्टर कौन सा पौधा होता है? घर का डॉक्टर, घर के डॉक्टर का मतलब जिससे कई बीमारियां आपको ना हो, जिसके सेवन से आपको कई बीमारियां ना हो। तो इसका राइट आंसर आपका जाएगा आंवला। क्या जाएगा? आंवला जाएगा। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से कौन एक मैंगो फूड फेस्टिवल की मेज़बानी करता है? उत्तर प्रदेश में के निम्नलिखित शहरों में से, क्वेश्चन नंबर 18, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से कौन एक मैंगो फूड फेस्टिवल की मेज़बानी करता है? इसका राइट आंसर जाएगा भैया लखनऊ। मैंगो फूड फेस्टिवल की मेज़बानी कौन करता है? लखनऊ करता है। कौन करता है? लखनऊ करता है। राइट आंसर लखनऊ। राइट आंसर क्या जाएगा? लखनऊ जाएगा। भारत में शिक्षा प्रणाली में अंग्रेजी शिक्षा माध्यम किस वर्ष में लागू हुआ था? भारत में शिक्षा प्रणाली में अंग्रेजी शिक्षा माध्यम किस वर्ष में लागू हुआ था? 19 का। 19 का राइट आंसर जाएगा आपका 1835 में। अंग्रेजी शिक्षा माध्यम का कब लागू हुआ था? 1835 में। वर्ग OABC का शीर्ष O किस वृत्त के केंद्र पर स्थित है? ये आपका मैथ्स का क्वेश्चन है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसका राइट आंसर आपका जाएगा B, 24 राइट आंसर जाएगा। क्या राइट आंसर जाएगा? 24 राइट आंसर जाएगा। B ऑप्शन है आपका। क्या जाएगा? B ऑप्शन है। सौर ऊर्जा पैदा होती है, सौर ऊर्जा किससे पैदा होती है? परमाणु संलयन के द्वारा। आपने पढ़ा होगा 12वीं क्लास में। किसके द्वारा? परमाणु संलयन के द्वारा। न्यूक्लियर फ्यूजन, आपने अगर हो सकता है हिंदी में आपको ना याद आ रहा हो, तो न्यूक्लियर फ्यूजन के द्वारा सौर ऊर्जा पैदा होती है। 22वां क्वेश्चन हम देख लेते हैं। 22वां क्वेश्चन, 5 अगस्त 2021 को इब्राहिम रईसी ने निम्नलिखित देशों में से किसके नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण की? 5 अगस्त 2021 को इब्राहिम रईसी नए राष्ट्रपति बने। भैया कौन से देश के राष्ट्रपति बने बताइए? ये आपके राइट आंसर जाएगा, इसका राइट आंसर जाएगा ईरान। क्या जाएगा? ईरान। ईरान के राष्ट्रपति बने थे इब्राहिम रईसी। 2021 में इब्राहिम रईसी जो ईरान के राष्ट्रपति बने थे। निम्न क्वेश्चन नंबर 23 पर हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 की हम बात करते हैं तो इसमें निम्नलिखित भारतीय संविधान के अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह से कार्य करने के लिए बाध्य है? जो राष्ट्रपति है मंत्रिपरिषद की सलाह से बाध्य है, ये कौन से अनुच्छेद में लिखा गया है? अनुच्छेद नंबर 74A, अनुच्छेद नंबर 74(1) में ये लिखा गया है कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह से कार्य करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट मैथ का क्वेश्चन है, आप इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 24, इसका राइट आंसर आपका जाएगा C ऑप्शन। क्या ऑप्शन क्या जाएगा? C ऑप्शन जाएगा। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? C ऑप्शन। 4 x का मान आप 4 रखेंगे तो आपको इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, आप चेक कर लीजिए अगर आप मैथ कर सकते हैं, और अगर आपने कहीं किया भी होगा तो आपका बहुत अच्छी बात है। तो आपका जो राइट आंसर है वो 4 है इसमें। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की। क्वेश्चन नंबर 25 है जो यूपीएससी के सदस्य को हटाने के बारे में बात की गई है कि यूपीएससी का जो सदस्य है उसको राष्ट्रपति हटाते हैं या कौन हटाते हैं, क्या कथन सही है, ये उसने पूछा गया है। तो राष्ट्रपति यूपीएससी के सदस्य को हटा सकता है। तो इसमें क्या बोला है कि संघ लोक सेवा आयोग के एक सदस्य को अपने पद से कदाचार के आधार पर राष्ट्रपति के आदेश से हटाया जा सकता है। कदाचार के आधार पर राष्ट्रपति के आदेश से हटाया जा सकता है। दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है? संघ लोक सेवा आयोग के एक सदस्य को ऐसे हटाए जाने के लिए राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय को विधिक प्रक्रिया द्वारा जांच किए जाने के निर्देश एवं ऐसे निर्देश पर उसका प्रतिवेदन प्राप्त होना आवश्यक होता है। दोनों ऑप्शन आपके, दोनों ऑप्शन थोड़ा सा फर्क है, बस दोनों ऑप्शन में थोड़ा सा फर्क है। क्या इसमें क्या है कि उसके कदाचार के आधार पर राष्ट्रपति हटा सकता है, और इसमें सर्वोच्च न्यायालय को विधिक प्रक्रिया द्वारा, है ना। तो इसमें दोनों ही राइट आंसर है, इसमें दोनों ही राइट आंसर है। दोनों 1 और 2 राइट आंसर, दोनों 1 और 2।
राइट आंसर है इसके, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाने के लिए। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की। उत्तर प्रदेश में कृषक समृद्धि आयोग का गठन, कृषक समृद्धि आयोग का गठन कब हुआ था? कृषक संबंधी आयोग का गठन 2017 में हुआ था भैया। कब हुआ था? 2017 में। 2017 में कृषक समृद्धि आयोग का गठन हुआ था। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 की कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है? फतवाए जहादारी ग्रंथ किसने लिखा था? जियाउद्दीन बरनी ने लिखा था क्या? जियाउद्दीन बरनी ने लिखा था क्या? जी, फतवाए जहादारी जियाउद्दीन बरनी ने लिखा था। फतुह उस सलातिन इसामी ने लिखा था। तारीख़ मुबारक शाही याहुआ बिन अहमद ने लिखा था। खज़नुल फतुह अमीर हसन दिल्हबी ने नहीं लिखा था। ये इसका राइट आंसर जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में नीली क्रांति संबंधित किससे हैं? आपने क्रांति अगर पढ़ी होंगी तो आपने इसका आंसर सही भी किया होगा। नीली क्रांति किससे संबंधित है भैया? नीली क्रांति आपकी मछली उत्पादन से संबंधित है। किससे संबंधित है? मछली उत्पादन से। मछली उत्पादन से नीली क्रांति संबंधित है। केंद्रीय बजट 2021-22 के आधार पर निम्नलिखित मदों के पर व्यय के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। व्यय को बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है। व्यय को बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है। बात करते हैं करों एवं शुल्कों में राज्यों का हिस्सा कितना होता है? आर्थिक सहायता कितनी है? ठीक है, ब्याज अदायगी कितना है और राज्यों का हिस्सा कितना है? राज्यों का हिस्सा कितना है, ये सब इसमें पूछा गया है। बढ़ते क्रम में लिखना है। बढ़ते क्रम में और बात करते हैं तो सबसे पहले इसका राइट आंसर हमारा है बी। राइट आंसर क्या है? बी ऑप्शन। बढ़ते क्रम में पूछा है भैया। कैसे पूछा है? कि बढ़ते क्रम में कि सबसे कम किस पे खर्च होता है, फिर किस पे खर्च होता है, फिर किस पे खर्च होता है, फिर किस पे खर्च होता है, इस तरह पूछा गया है। तो सबसे जो कम खर्च होता है वो होता है रक्षा पर। सबसे कम खर्च होगा रक्षा पर। उसके बाद आर्थिक सहायता, उसके बाद करों एवं शुल्कों में राज्यों का हिस्सा, और उसके बाद ब्याज अदायगी। उसके बाद किस पे खर्च होता है? ब्याज अदायगी पर सबसे ज़्यादा खर्च होता है। ब्याज अदायगी पर सबसे ज़्यादा खर्च होता है। तो आपका जो राइट आंसर जाएगा बी ऑप्शन जाएगा। ठीक है, ये है 2021-22 के बजट के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग? 21-22 के बजट के अकॉर्डिंग बता रहे हैं। 21-22 के बजट के अकॉर्डिंग बढ़ते हुए क्रम में जो राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत द्वारा जीते गए पदकों का सही क्रम। टोक्यो ओलंपिक में आप अच्छे से पढ़ के गए होंगे। टोक्यो ओलंपिक, इसका राइट आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 30 क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर है बी। स्वर्ण पदक 1 मिला है भारत को। रजत पदक थे 2 मिले हैं। कांस्य पदक 4 मिले हैं। कुल पदक टोटल 7 मिले हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं वह स्त्री जो सूर्य भी न देख सके। वह स्त्री जो सूर्य भी न देख सके क्या कहलाती है? असूर्यपश्या। क्या कहलाती है? असूर्यपश्या कहलाती है। ठीक है, हंसना शब्द का विशेषण। हंसना शब्द का विशेषण क्या है? हंसना शब्द की बात करें क्वेश्चन नंबर 42, सॉरी हम डायरेक्ट 30 से 41 पढ़ने लगे हैं। 30 से 31 पे, क्योंकि अब हिंदी के क्वेश्चन आ गए तो वो हिंदी में पूछे जाएंगे, इसलिए इनका कोई इंग्लिश वर्ड नहीं है, तो हम अब पढ़ेंगे यहाँ से 31 से। ठीक है, बाद में जोड़ा गया अंश। बाद में जोड़ा गया अंश क्या कहलाता है? बाद में जोड़ा गया अंश क्या कहलाएगा? प्रक्षिप्त कहलाएगा। क्या कहलाएगा? प्रक्षिप्त कहलाएगा। बाद में जोड़ा गया अंक है जो। वह बालक सुंदर है, इस वाक्य में सुंदर शब्द क्या है? विधेय विशेषण है। क्या है? विधेय विशेषण। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, पक्षी का पर्यायवाची नहीं है। इसने क्या पूछा है?
पक्षी का पर्यायवाची नहीं है। भैया पक्षी के जो पर्यायवाची है वो क्या है? बेहग होता है। बेहग होता है कि नहीं होता है? होता है। और शकुनी भी होता है, द्विज भी होता है। और ये पिसुन है, ये पिसुन किसका है? पिसुन होता है भैया कौवा का। पिसुन जो होता है पर्यायवाची, ये किसका है? कौवा का पर्यायवाची है, ना कि पक्षी का। पक्षी का पर्यायवाची नहीं है, कौवा का पर्यायवाची है। तो इसका राइट आंसर जो क्या जाएगा? इसका राइट आंसर क्या जाएगा? राइट आंसर जाएगा पिशुन। राइट आंसर क्या जाएगा? पिशुन जाएगा। ठीक है। निषिद्ध शब्द का विलोम, निषिद्ध शब्द का विलोम क्या होता है? निषिद्ध शब्द का विलोम क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 34। निषिद्ध का होता है भैया विहित। विहित मैंने आपको बताया था, अगर मेरे स्टूडेंट पढ़ रहे हैं आरएस नर्सिंग कोचिंग से, जो भी स्टूडेंट पढ़े हुए मैंने उनको बताया था कि इसकी बोलने की टोन पे नहीं जाना है। सब बच्चों ने अगर किया भी होगा, ज़्यादातर बच्चों ने सिद्ध किया होगा, निषिद्ध का सिद्ध नहीं, ऐसे टोन पे नहीं जाना है। इनका अर्थ निकाल करके आपको जो राइट आंसर निकालना होता है। तो निषिद्ध शब्द का विलोम होता है विहित। निषिद्ध शब्द का विलोम क्या होता है? विहित होता है। ठीक है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की। क्वेश्चन नंबर 35 की बात करते हैं तो निम्न में से तत्सम शब्द पूछा है कि तत्सम शब्द कौन सा है? मयंद शब्द है। ये जो बंदर को संस्कृत में मयंद बोला जाता है, तो ये मयंद शब्द सीधा सीधा लिख दिया है। तत्सम शब्द क्या होते हैं? जो संस्कृत के शब्द है वो सीधे सीधे अगर यूज किए जाए तो वही क्या है? तत्सम शब्द। ठीक है। तो मयंद शब्द है जो बंदर को बोला जाता है, और जो बंदर को बोला जाता है सीधा सीधा रख दिया है, इसका मतलब ये क्या है? तत्सम शब्द है। ठीक है। अब हम बात करते हैं निम्नलिखित वाक्यों में से एक शुद्ध वाक्य। एक शुद्ध वाक्य कौन सा है? इनमें से शुद्ध वाक्य देखना है भैया, इनमें से शुद्ध वाक्य देखना है। यह सुनकर मेरे होश उड़ गए, ये शुद्ध वाक्य देश पराधीनता की दास्तां में जकड़ा हुआ है। यहाँ उपस्थित सब लोग अपनी राय दें, सब लोग अपनी राय दें। 20-10 रुपये से मेरा काम नहीं चलेगा, ये सारे गलत हैं। शुद्ध वाक्य क्या है? यह सुनकर मेरे होश उड़ गए। अब हम बात करते हैं विलोम की दृष्टि से नेक्स्ट क्वेश्चन की, कि विलोम की दृष्टि से निम्नलिखित शब्द युग्मों में से एक अशुद्ध युग्म कौन सा है? इनमें से अशुद्ध युग्म पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? 37 का। 37 का जो राइट आंसर है वो क्या जाएगा? बी ऑप्शन जाएगा। अज्ञ का, अज्ञ पूछा है, अज्ञ। अज्ञ जो है इसका इसमें सारे विलोम शब्द दिए हुए हैं ना, सारे विलोम शब्द दिए गए हैं। जागृति का सुसुप्ति विलोम शब्द होता है, कृत्रिम का प्रकृत होता है, हास का वृद्धि होता है, अज्ञ का अनभिज्ञ नहीं होता है। अज्ञ का जो विलोम शब्द होता है वो क्या होता है? विज्ञ होता है भैया। क्या होता है? विज्ञ होता है। विलोम शब्द क्या होता है? विज्ञ होता है। इसलिए क्या ये अशुद्ध युग्म पूछा है ना, अशुद्ध गलत पूछा है, तो गलत पूछा तो यार आपका राइट आंसर क्या जाएगा? बी ऑप्शन जाएगा। क्या जाएगा? बी ऑप्शन आपका राइट आंसर जाएगा। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर जाएगा। ठीक है। अब हम बात करते हैं कांतार शब्द का पर्यायवाची है। कांतार शब्द का पर्यायवाची क्या है भैया? कांतार। 38 क्वेश्चन का जो राइट आंसर है जंगल। कांतार शब्द किसका पर्यायवाची है? जंगल का पर्यायवाची है। इनमें से कपर्दिका का तद्भव रूप है। कपर्दिका का तद्भव रूप, कपर्दिका का तद्भव रूप कौन सा है? कौड़ी। क्या है? कौड़ी। तो कपर्दिका का तद्भव रूप क्या है? कौड़ी। राइट आंसर ए। 39 में ए। 40 क्वेश्चन, इनमें से सरल शब्द का विलोम नहीं है। सरल शब्द का कौन सा विलोम नहीं है? सरल का कठिन होता है, हाँ। सरल का कुटिल होता है, हाँ। सरल का वक्र होता है, हाँ। सरल का विरल नहीं होता है। सरल का विरल विलोम शब्द नहीं होता है। सरल का विलोम शब्द नहीं होता है। विरल किसका विलोम शब्द है? सघन का। किसका? सघन माध्यम, विरल माध्यम आपने सुने होंगे। सघन माध्यम, विरल माध्यम। तो विरल किसका विलोम शब्द है? सघन का, ना कि सरल का। तो इसमें क्या पूछा है कि सरल शब्द का विलोम नहीं है, तो क्या नहीं है? विरल नहीं है। सरल शब्द किसका विलोम क्या नहीं है? विरल नहीं है, और सारे इसके विलोम शब्द हैं। ठीक है। 40 क्वेश्चन हो गए। अब हम बात करते हैं 41 क्वेश्चन की। तो 41 क्वेश्चन, वह स्त्री जो सूर्य भी नहीं देख सके तो क्या कहलाती है? असूर्यपश्या कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें 42 के, तो 42 जो क्वेश्चन है उसमें हंसना शब्द का विशेषण रूप है। हंसना
शब्द का विशेषण रूप क्या है, वो 42 क्वेश्चन है और 42 क्वेश्चन का राइट आंसर आपका जाएगा हंसी। क्या राइट आंसर जाएगा? हंसी शब्द है, हंसी शब्द है। ये किसका विशेषण रूप है? हंसना का। किसका विशेषण रूप है? हंसना का। ठीक है। पर्वत के ऊपर समतल भूमि क्या कहलाती है भैया? पर्वत के ऊपर समतल भूमि। नेक्स्ट क्वेश्चन 43। नेक्स्ट क्वेश्चन 43। पर्वत के ऊपर समतल भूमि, पर्वत के ऊपर समतल भूमि आदित्यिका क्या कहलाती है? आदित्यिका कहलाती है। राइट आंसर आपका सी। उच्चारित शब्द का विशेष रूप क्या है? उच्चारित शब्द का विशेष रूप क्या है? उच्चारित शब्द का विशेष रूप क्या होता है भैया? उच्चारण। उच्चारण शब्द है ये, इसका विशेष रूप क्या है? उच्चारित का उच्चारण विशेष रूप है। ठीक है। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की। क्वेश्चन नंबर 45 की बात करते हैं तो निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का शब्द है। शुद्ध वर्तनी का शब्द कौन सा है भैया? शुद्ध वर्तनी का शब्द इनमें से सहस्त्र जो लिखा है ये सबसे सही लिखा है। सबसे सही क्या लिखा है इसमें? सहस्त्र लिखा है। ठीक है। अब हम बात करते हैं निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी शब्द है कौन सा? सहस्त्र। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की कि सरस्वती का पर्यायवाची शब्द क्या है? सरस्वती का पर्यायवाची शब्द क्या है? सरस्वती का पर्यायवाची शब्द होता है महाश्वेता। पद्मा नहीं होता है। अगर आपने पद्मा किया है तो पद्मा नहीं होता है। पद्मा होता है लक्ष्मी जी का। पद्मा जो पर्यायवाची किसका है? लक्ष्मी जी का है, ना कि सरस्वती का। सरस्वती माँ का जो पर्यायवाची होता है महाश्वेता होता है। विद्या की देवी सरस्वती माँ, जो आज आपके सबके दिमाग में बैठी थी, एग्ज़ाम दे रहे थे तब आपका जो अगर बैठी होगी तो आपने महाश्वेता आपका राइट आंसर किया होगा। ठीक है। इनमें से तद्भव शब्द क्या है? तद्भव शब्द कौन सा है? तद्भव शब्द पूछा भैया। सारे क्वेश्चन, सारे ऑप्शन इसमें क्या है? तत्सम है। इनमें एक क्वेश्चन है, एक ऑप्शन है, एक ऑप्शन क्या है? तद्भव शब्द है। तद्भव शब्द कौन सा है इनमें से? पलंग। पलंग होता है, ये तद्भव शब्द है। कौन सा शब्द है ये? तद्भव शब्द है। ठीक है। अधोलिखित। अधोलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द। अधोलिखित मतलब जो नीचे लिखे हुए हैं, इनमें से कौन सा शब्द है वो अशुद्ध है? कौन सा शब्द अशुद्ध है? कवियत्री सही लिखा है, उज्ज्वल गलत लिखा है। उज्ज्वल गलत लिखा है भैया। उज्ज्वल में आधा जय आएगा। उज्ज्वल में आधा जय आएगा। उज्ज्वल इस तरह आएगा, ना कि ये पूरा जय आएगा। ठीक है। तो ये गलत है, तो आपका राइट आंसर बी जाएगा। पहचान शब्द का तत्सम रूप है। पहचान शब्द का तत्सम रूप क्या है? क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 पहचान का तत्सम रूप प्रत्यभिज्ञान। प्रत्यभिज्ञान, विज्ञान, प्रत्यभिज्ञान इसका तत्सम रूप है। ऑप्शन डी राइट आंसर। ऑप्शन डी राइट आंसर जाएगा। पहचान शब्द का तत्सम रूप है। चिरंतन शब्द का सही विलोम शब्द क्या है? चिरंतन का सही विलोम शब्द क्या है? चिरंतन। चिरंतन का सही विलोम शब्द, चिरंतन का सही विलोम शब्द जाएगा आपका नश्वर। क्या जाएगा? नश्वर जाएगा। ठीक है। ये हमारे नॉन टेक्निकल क्वेश्चंस, नॉन टेक्निकल क्वेश्चंस जो कि यूपीपीएससी स्टाफ नर्स एग्ज़ाम में पूछे गए थे। नॉन टेक्निकल की आंसर की आपके सामने आरएस नर्सिंग कैरियर पॉइंट के द्वारा दी गई है। इनमें नॉन टेक्निकल के सारे क्वेश्चंस आपको बता दिए गए हैं। हम सेकंड पार्ट में आपको जो टेक्निकल क्वेश्चंस है इन सब का एक साथ आंसर की बताएंगे। ठीक है। अभी हम नॉन टेक्निकल क्वेश्चन है, इन सब की आंसर की आपके सामने आ गई हैं। टेक्निकल क्वेश्चंस की आंसर की अभी आपको नेक्स्ट पार्ट में हम बता देंगे आज ही। ठीक है। और आरएस नर्सिंग कैरियर पॉइंट, अभी आरएस नर्सिंग कैरियर पॉइंट में एक न्यू बैच स्टार्ट होने जा रहा है जो कि 10 अक्टूबर, जिसकी डेट है 10 अक्टूबर से स्टार्ट होने जा रहा है। अगर कोई स्टूडेंट
आर एस नर्सिंग कैरियर पॉइंट की ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों क्लासेस का बैच जो 10 अक्टूबर से स्टार्ट होगा। 10 अक्टूबर 2021 10 अक्टूबर 2021 से ऑफलाइन बैच और ऑनलाइन बैच, ऑफलाइन भी एंड ऑनलाइन भी दोनों बैच स्टार्ट होने जा रहे हैं। ऑनलाइन बैच और ऑफलाइन बैच रजिस्ट्रेशन चालू है। जो भी स्टूडेंट अगर ऑनलाइन क्लास करना चाहता है तो ऑफलाइन क्लास करना चाहता है तो पहले रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। अगर बाद में रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस करवाने की सोच रहे हैं तो पहले ही रजिस्ट्रेशन करवा लें, क्योंकि अगर सीट फुल हो गई बाद में एंट्री नहीं मिलेगी। ठीक है, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट पार्ट कमिंग सून।